हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। चंद मुलाकातों को हम लोग दोस्ती समझने लग जाते हैं और उस दोस्ती में हम लोग भरोसा भी करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी तरफ से जो दोस्ती है, अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उस दोस्ती को दोस्ती समझ रहा है या उसके पीछे उसका कोई राज है। तो यही चीज़ आज हम अपनी कहानी में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने शेयर की है। उनके बड़े भाई जिनका नाम दिव्यांशु है, वो लास्ट 5 साल से यूएस में जॉब कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने ट्रांसफ़र लिया है बेंगलोर की एक एमएनसी कंपनी में और वहाँ पर वो अपना जॉब कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि दिव्यांशु जो अपनी कंपनी में काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हैं और इनके ही एक कलीग हैं, को मैनेजर हैं, जिनका नाम है दिवाकर। तो दिवाकर और दिव्यांशु की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि दिव्यांशु दिवाकर के घर भी जाता है। लाइक दिवाकर दिव्यांशु को घर पे खाने पे इनवाइट करता है, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। दिवाकर की शादी हो चुकी होती है लेकिन उसको कोई भी बेबी नहीं होता है। दिवाकर अपने फ्लैट में दिवाकर, उसकी वाइफ और उनकी एक 24/7 एक मेड होती है। ये 3 लोग उनके घर में रहते हैं, जो हमेशा होते हैं। और दिव्यांशु अपना अलग एक सिंगल बैचलर फ्लैट में रहते हैं और इनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। ये लोग बाहर वीकेंड पे भी जाते, मतलब काफ़ी अच्छा इनका चल रहा था। इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि दिवाकर और दिव्यांशु आपस में हर एक छोटी-बड़ी चीज़ें शेयर करते हैं। मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक दिन की बात है जब दिवाकर और दिव्यांशु अपने ऑफ़िस में ही साथ में ही थे, कुछ बात कर रहे थे। तभी दिवाकर के घर से उनकी मेड का फ़ोन आता है कि सर आप घर आ जाइए, मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप भी घर आ जाइए। ये बात सुन के मतलब जो दिवाकर है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है और तो दिव्यांशु उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, कैसे परेशान हो गए? तो उसने बताया यार कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मतलब इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी तो दिव्यांशु बोलता है कोई बात नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ। तो दोनों लोग वहाँ से ऑफ़िस से निकलते हैं और ये अपने दिवाकर के घर पहुँचते हैं। जब दिवाकर के घर दिव्यांशु पहुँचता है तो दिव्यांशु ने बताया, उसने देखा कि जिस कमरे में उसकी वाइफ़ बैठी हुई थी, वो बेड के ऊपर बैठी हुई है। बेड के चारों तरफ जो सामान है वो बिखरा पड़ा है कमरे का और वो बड़ी अजीब-सी, जैसे जंगली जानवर की गुर्राने की आवाज़ होती है, इस प्रकार की आवाज़ें वो निकाल रहे हैं। ये चीज़ देख के जो दिवाकर होता है, उसने एक फ़ोन डायल किया और कुछ बात करने लगा। बात करने के बाद में थोड़ी देर में उसने फ़ोन को स्पीकर पे रखा और उसमें से कुछ मंत्र उच्चारण की आवाज़ आ रही थी और वो फ़ोन वो ले जाके अपनी वाइफ़ के पास रख देता है। थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, उसकी जो वाइफ़ है, वो बिल्कुल निढाल सी हो जाती है और मतलब जो पहले बेड पे बैठी हुई थी, वो लेट जाती है। मतलब लगता है जैसे वो बेहोश हो गई है। इसके बाद में क्या होता है कि दिवाकर अपनी वाइफ़ को उठाता है और दिव्यांशु से बोलता है कि चलो भाई, तुम ड्राइव कर लो और मैं वाइफ़ को लेके पीछे सीट पे बैठ जाऊँगा। तो दिव्यांशु बोलता है ठीक है। और दिव्यांशु नीचे गाड़ी खोलता है, दिवाकर उसमें अपनी वाइफ़ को बिठाता है और पीछे खुद ही बैठ जाता है और उसके बाद ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे तो दिव्यांशु दिवाकर से पूछता है कि भाई हुआ क्या है, मतलब भाभी को उसने, तो वो बताता है भाई कुछ ऊपरी चक्कर है, भूत प्रेत का चक्कर है। एक तांत्रिक बाबा हैं, मंदिर पे बैठते हैं तो उनके पास ले जा रहे हैं। तो वो बोलता है भाई तुम इतने पढ़े लिखे होके आज के ज़माने में इन सारी बातों पे विश्वास करते हो कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं? तो बोलता है भाई होती हैं और मतलब मुझे पता है क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। तो बोल रहा है भाई, उसने बोला दिव्यांशु ने कि भाई तुमने डॉक्टर वगैरह को दिखाया, मतलब तो वो बताता है भाई कि मैंने दसियों डॉक्टर को दिखाया है, मुझे पता है कि डॉक्टरों को दिखाने से कोई भी आराम नहीं लगा और जब से ये जो बाबा जी हैं
जो ये इनका इलाज कर रहे हैं, इससे काफ़ी आराम लगा है। तो यही सारी बातें करते-करते ये लोग वहाँ मंदिर तक पहुँच जाते हैं। तो दिव्यांशु ने बताया कि जब ये लोग मंदिर में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जो बाबा जी थे वो ऑलरेडी मतलब हवन जला के बैठे थे, हवन चल रहा था वहाँ पे और वो हवन के चारों तरफ बहुत सारी सामग्री रखी थी, मतलब जो पूजा की सामग्री होती है। और जैसे ही गाड़ी वहाँ पे रोकी, तो वहाँ से अंदर से एक आदमी आता है और वो दिवाकर को बोलता है कि आ जाओ आप मेरे साथ। तो दिवाकर अपनी वाइफ़ को साथ में लेकर जो गाड़ी में लेटी हुई थी, तो वो हाथ में उठाकर लेके जाता है अंदर। ये भी उनके साथ अंदर जाता है। अंदर जाके बाबा जी उनको बोलते हैं कि इसको यहाँ पे लेटा दो, तो उनकी वाइफ़ को साइड में लेटा दिया जाता है और उसके बाद वो लोग पूजा वगैरह स्टार्ट करते हैं। ये पूजा काफ़ी लंबी चलती है, तो जो देवांशु था वो बोर होने लगता है, तो वो बोलता है कि भाई मैं उठ के बाहर आ गया। तो वो मंदिर के बाहर एक बेंच पड़ी हुई थी, उस पे बैठ जाता है और बैठ के अपना गेम वेम खेलने लग जाता है। इसके बाद उसने बताया कि करीब 1 डेढ़ घंटे के बाद में जो दिवाकर है, दिवाकर और उसकी वाइफ़, दिवाकर अपनी वाइफ़ को सहारा देके जो उसकी वाइफ़ चलते-चलते आती है और उसके बाद में वो उसे गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद में वो दोबारा से जो बाबा थे, जो पूजा वगैरह कर रहे थे, उनके पास जाता है और उनसे कुछ बात करता है और उसके बाद दोबारा लौट के बोलता है कि चलो भाई चलते हैं घर। ये दोबारा से ड्राइव करता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। अब भी इन लोगों के बीच में थोड़ी देर तक तो साइलेंट ही रहा, मतलब ना ही दिव्यांशु ने कुछ बोला और ना दिवाकर ने। लेकिन बाद में दिव्यांशु ने पूछा कि भाई क्या हुआ? क्या बताया बाबा जी ने? तो उन्होंने बताया कि बाबा जी ने अभी इलाज तो कर दिया है टेम्परेरी, लगभग मतलब ये मान लो, लेकिन अभी परमानेंट इलाज इसका नहीं हो पाया है। मतलब उन्होंने कुछ बताया है लेकिन वो चीज़ें अभी हो नहीं पा रही हैं, देख रहे हैं। तो बस इतनी चीज़ें हुई, इसके बाद ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद में क्या होता है कि जो दिव्यांशु था वो दिवाकर और उनकी वाइफ़ को घर पे छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन संडे था और दिव्यांशु अपने घर पे ही था, ऑफ़िस जाना नहीं था। तो दिवाकर का फ़ोन आता है दिन में 12-1 बजे कि भाई तुम्हारी भाभी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, तो शाम को खाने पे आ जाना। तो दिव्यांशु बोलता है ठीक है भाई मैं आ जाऊँगा। तो दिव्यांशु रेडी होके शाम को दिवाकर के घर पहुँचता है और आज जो कल जो भाभी दिख रही थी बिल्कुल थकी हुई या मतलब बात भी नहीं कर रही, अजीब-सा रिएक्ट कर रही हैं, आज बिल्कुल नॉर्मल सी दिख रही थी, नॉर्मल बात कर रही हैं। सारी चीज़ें जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। वो लोग बैठे, तीनों लोगों ने पहले काफ़ी देर तक बात की, एक-दूसरे के हाल-चाल पूछे और भी बहुत सारी बातें होती रहीं। बातों-बातों में फिर वही चैप्टर छिड़ जाता है कि भूत-प्रेत या कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जो दिवाकर था वो दिव्यांशु से बोलता है जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई अगर भूत-प्रेत का तुम्हें एहसास करना है या देखना है, तो जो अपने शहर का बाहर इलाके में जो एक घर बना हुआ है, आप उस घर में ही कर सकते हो। उस घर के बारे में तो हमारे पूरे शहर को ही पता है, मतलब सभी को ही पता है कि वो घर हॉन्टेड है। अगर आपको करना है तो हमें पता है कि उस घर में आप एक रात बिता के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भूत-प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तो बोला भाई अच्छा आप मुझे उसका एड्रेस बताओ, क्योंकि वो शहर में नया था। तो वो क्या करता है कि दिव्यांशु को एक एड्रेस लिख के दे देता है। तो दिव्यांशु जब एड्रेस देखता है तो बोलता है भाई इस रोड से तो मैं ऑलमोस्ट डेली निकलता हूँ। तो उसने बताया कि भाई आप रोड से ही तो डेली निकलते हो, रोड के साइड में बना हुआ जो घर है, आप उसमें अंदर जाके देखो, तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे यही थोड़ी बहुत बात हो के दिव्यांशु ने बताया कि इसके बाद वो लोग खाना मतलब उनकी वाइफ़ आ जाती है और बोलती है कि खाना लग गया है और खाना खा लो। तो दोनों लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद दिव्यांशु उनके घर से निकलता है। टाइम हो रहा था लगभग 10 से 11 बज रहे थे जब दिव्यांशु उनके घर से निकला। और दिव्यांशु जब उनके घर से निकला तो 10 मिनट ही हुए होंगे गाड़ी चलाते-चलाते, उसके दिमाग में वही बात आती है, वही हॉन्टेड घर वाली। तो वो क्या करता है अपनी गाड़ी उस रोड की तरफ मोड़ देता है जिस रोड पे ये घर पड़ता था और वहाँ पहुँचते-पहुँचते 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है। 11:30 के अराउंड वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, दिवाकर को, कि भाई ये देखो मैं यहाँ पे आ गया और अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि भाई भूत-प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है और मैं जा रहा हूँ उसके घर में अंदर।
लेकिन दिवाकर उसे मना करता है, नहीं भाई ऐसा मत कर, और कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं तो ऐसा मत कर। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है और उसका फोन काट देता है। इसके बाद वो क्या करता है कि वो अपने उस घर के सामने जाता है गेट पे। और जैसे ही वो गेट खोलता है, गेट का मतलब गेट के अंदर लाइट वाइट तो है नहीं, तो बिल्कुल अंधेरा पड़ा था, तो उसने अपना फोन निकाला, लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद घर के अंदर पहुंच जाता है। तो दिव्यांशु जब अंदर गया तो बिल्कुल सारी चीजें नॉर्मल थी। उसने देखा कि अपने फोन की रोशनी में नीचे 4 कमरे बने हुए हैं, और 4 कमरे के बाद साइड से एक सीढ़ी जा रही है ऊपर, और ऊपर भी कुछ कमरे बने हुए हैं। वो बारी बारी से एक एक करके सारे कमरों को देखता है, और उन कमरों में उसने देखा कि कमरे में यूज होने वाला सारा सामान उसमें रखा हुआ है, लेकिन सारे सामान पे धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। कोने कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, जैसे कि सालों से इस घर में कोई आया नहीं हो। इसके बाद बारी बारी से जब वो सारे कमरे चेक करता है, उसे मतलब हर कमरे का सामान तो पूरा नजर आता है, लेकिन उस सामान पे वही धूल मिट्टी बहुत ज्यादा डस्ट नजर आती है। इसके बाद वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो सीढ़ियों की भी कुछ सीढ़ी ही वो ऊपर चढ़ा था, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने जो मेन डोर था उसको नॉक किया। इसके कान खड़े हो जाते हैं कि मतलब अभी रात में कौन आ गया। वो दोबारा से सीढ़ी से नीचे उतरता है, और सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद में वो मेन डोर की तरफ जाता है, टॉर्च की रोशनी से देखता है मेन डोर खुला हुआ था, जबकि ये बंद करके गया था। जब वहां पे जाके देखा कि मेन डोर खुला हुआ है, उसने बाहर निकल के देखा, इधर उधर से कुछ भी नजर नहीं आया। वो दोबारा से सोचता है कि मेन डोर खुला ही छोड़ देता हूँ, और दोबारा घर के अंदर घुस जाता है। तो उसने दिव्यांशु ने बताया कि जब वो दोबारा से मेन डोर के अंदर घुसता है, तो उसके साथ में उसे ऐसा फील होता है कि कोई और भी घर के अंदर आ रहा है। मतलब दिखाई कोई नहीं दे रहा है, लेकिन एक एहसास हो रहा है, पैरों के चलने की आवाज फील हो रही है। अब उसे डर लगना स्टार्ट हो गया। वो वहीं पे साइड में खड़ा हो गया। उसके बाद में उसने एहसास किया कि वो जो आवाज थी वो आगे की साइड निकल के एक कमरे के अंदर को चली गई है। इसके बाद में वो सोचता है कि चलो हम ऊपर चल के देखेंगे। डर तो उसे लग रहा था। फोन की लाइट जला के वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाता है। सीढ़ियों से जब वो ऊपर पहुंचता है, तो ऊपर देखता है 2 कमरे बने हुए हैं, और दोनों कमरों में बारी बारी से वो देखता है। पहला कमरा वो देखता है, वही उसमें एक बेड पड़ा हुआ है, एक अलमीरा रखी हुई है, और कुर्सी रखी हुई है, और ऊपर फैन लगा हुआ है, लेकिन सारे के ऊपर वही धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। ऊपर कोनों में मकड़ी के जाले बने हुए हैं। ऐसे ही वो दूसरे रूम में जाता है। दूसरे रूम में भी ऑलमोस्ट बेड कुर्सी ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन इस रूम की जो खिड़की थी, उसने देखा कि खिड़की खुली हुई है, और जब ये इस रूम में था तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। जब उसने ये चीज महसूस की कि जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, तो उसे डर लगने लगा। मतलब उसकी दिल की धड़कन, उसने बताया, इतनी तेज हो गई कि उसे मतलब बहुत तेज डर लग रहा था कि अब क्या होगा, कोई ना कोई ऊपर आ रहा है। अब वो यही चीज सोच रहा था, और तभी क्या होता है कि उसकी जो खिड़की खुली हुई थी, उस खिड़की से बड़ी तेज हवा अंदर आती है, और जो उसके कमरे का दरवाजा खुला था, वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और इतनी ही देर में जब वो दरवाजा बंद हो जाता है, जो उसे आवाज आ रही थी कि सीढ़ियों से चढ़ के कोई ऊपर आ रहा है, वो आवाज आनी बंद हो जाती है। इसके बाद वो काफी देर तक ऐसे ही वहां पे शांत खड़ा रहता है, अपने आप को नॉर्मल करता है कि मतलब कोच है या नहीं, मतलब ये चीज देखने की कोशिश करता है। इसके बाद दिव्यांशु ने बताया कि जब वो उस कमरे के अंदर था, तो बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर उसने प्लान किया कि वो इसी कमरे में रुकेगा। तो उसने एक कुर्सी को झाड़ा और उसी कुर्सी पे बैठ जाता है। और उसी कुर्सी पे जब वो बैठा, 5-10 मिनट के बाद उसने महसूस किया कि ना उस खिड़की से कुछ धुआं सा अंदर आ रहा है, और उस धुएं में बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उसने बताया कि उसकी जब आंख खुली, तो उसने अपने आप को उसी मंदिर में पाया। मतलब उसने बताया कि वो लेटा हुआ है, लेकिन उसके सामने उसका जो दोस्त है दिवाकर, वो बैठा है, उसकी वाइफ बैठी है, साथ में वो गुरुजी भी बैठे हैं, और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिवाकर जो है वो बेहोश है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन
दिवाकर को सारी चीज़ें दिव्यांशु को सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी। दिवाकर ये समझ रहा था कि दिव्यांशु बेहोश है, लेकिन दिव्यांशु को सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी। और इस वजह से जब दिवाकर और जो पंडित जी हैं, जो वहाँ पे तांत्रिक बाबा हैं, उनके बीच में बातचीत होती है। और उस बातचीत में वो लोग दिवाकर बोलता है पंडित जी से कि आप एक काम करो, जो मेरी वाइफ के अंदर एंटिटी है, जिसकी वजह से ये हमेशा परेशान हो रही है, जो आपने बोला था कि आपको कोई और बॉडी चाहिए इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप जो ये हैं, मतलब जो हमारे मित्र हैं, आप इनकी बॉडी में कर दो। तो जो तांत्रिक बाबा होते हैं, तो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें वो अपने कानों से सुनता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब उसके साथ ये क्या हो रहा है, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा कि मतलब ऐसे कैसे उसका दोस्त ऐसे कर सकता है कि उसकी वाइफ के अंदर का जो पोजीशन है या जो एंटिटी है वो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसका बॉडी जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं थी, वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता था, वो इस कंडीशन में था। इसके बाद दिव्यांशु ने बताया कि कुछ क्रिया वगैरह हुई और वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद में जब उसे होश आता है, तो उसका जो सर था वो बहुत ज़्यादा भारी हो रखा था। मतलब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत टाइम से मतलब किसी जगह फँसा हुआ है। मतलब बड़ा अजीब था उसका बॉडी, उसके पूरी बॉडी में दर्द था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और दिवाकर ने उसे बताया कि भाई तुम्हें उस बिल्डिंग से बचाने मैं ही गया था। जब तुम वहाँ चले गए तो तुम्हारे पीछे से मैं आया और बड़ी मुश्किल से हम तुम्हें वहाँ से बचा के निकाल के लाए। ठीक है? अब चीज़ें यहाँ पे जो हमें बिल्कुल सीधी लग रही हैं, तो दिव्यांशु के भाई ने हमें बताया कि उस दिन के बाद से दिव्यांशु को डेली रात में नाइटमेयर आते हैं, डरावने सपने आने लगते हैं। डरावने सपने के साथ-साथ में क्या होता है कि अब दिव्यांशु के ऊपर एंटिटी आने लगती है, पजेशन आने लगता है। और दिव्यांशु को आज तक भी उस पजेशन से रिलीफ नहीं मिला। तो दोस्तों, दिव्यांशु ने जो दोस्ती में दिवाकर से भरोसा करके जो दोस्ती की है, दिवाकर ने तो उसके साथ ये दोस्ती में कर दिया। मतलब अपनी वाइफ़ का जो पजेशन था, जो एंटिटी थी, वो दिव्यांशु के शरीर में ट्रांसफ़र कर दी। ये थी हमारी आज की कहानी। इसी प्रकार की रियल हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कहानी को लाइक करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।